हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडिएवल हिस्ट्री की श्रृंखला में जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को आज हम पुनः एक नए अंदाज में और एक नए उल्लास के साथ में यार फिर से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले कि इस टॉपिक से रिलेटेड या इस पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। बाकी और अधिक सहजता महसूस हो इस कारणवश या प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप इस पूरे के पूरे मिडिएवल हिस्ट्री की श्रृंखला का भरपूर आनंद ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आज जो हम बात करने वाले हैं वो उसी मिडिएवल हिस्ट्री में बात करेंगे राजपूत वंश की ही, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के यहाँ पे विजिट कीजिएगा। फिलहाल में इससे पहले जो हम बात कर रहे थे उसी में थोड़ा सा अपनी बातों को हम रिवीजन मोड में लेते हैं कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने किन बातों का या किन सारी बातों की चर्चा आप लोगों के समक्ष की थी, ठीक है। देखते हैं इसी में हम लोग जो बात कर रहे थे इस पूरे के पूरे मिडिएवल हिस्ट्री में जिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे उसको हम लोग राजपूत वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी जो भी सारा सिस्टम होगा आज हम इसको पूर्णतः क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेते हैं कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या बात की। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बात की थी इस पूरे के पूरे राजपूत वंश के संदर्भ में जो भी सारी चीजें थी उसकी चर्चा की गई थी। एंड इसके पश्चात में एक क्लास और ली गई जिसमें हम लोगों ने प्रमुख वंशों की चर्चा की। तो उसी वंश को हम एक बार पुनः देखते हैं और अपनी क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में भरपूर एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में शुरू से लास्ट तक में, और आनंद लीजिए इस पूरे के पूरे राजपूत वंश का कि कौन कौन से शासक इस पूरे के पूरे राजपूत वंश के अंतर्गत में आते हैं और किन क्षेत्रों में अपने साम्राज्य या सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। और जो भी सारी चीजें होती हैं इस पूरे के पूरे राजपूत वंश के संदर्भ में वो अपने अपने साम्राज्य को लेकर के एक प्रकार से बोले तो सजग भी होते हैं। और मैंने इससे पहले भी बोला था कि इनमें एकता का अभाव था, यानी इन पूरे के पूरे राजपूत वंश के अंतर्गत में जितने भी हमारे शासक आते हैं इनमें एकता देखने के लिए नहीं मिलती है, जिस कारणवश इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाते हुए या इन्हीं सारे अवसरों का लाभ या इन्हीं लाभ का एक प्रकार से बोले अवसरों का फायदा उठाते हुए विदेशी आक्रमणकारी या तुर्क आक्रमणकारी हमारे आते हैं और भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। देखते हैं इसी में, इससे पहले मैंने बात की थी अग्निकुंड के सिद्धांत की जिसमें हम लोगों ने प्रमुख रूप से 4 प्रकार की जातियां देखी थी और इसके संदर्भ में या इसके अलावा भी हमारी कुछ राजपूत जातियां थी हमारी, ठीक है। लेकिन इतिहासकारों के द्वारा इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में यह भी बोला गया कि जो भी हमारे एक प्रकार से राजपूत वंश हैं इनके कुल मिलाकर के 36 गोत्र देखने के लिए मिलते हैं या 36 प्रकार की जातियां थी इस पूरे के पूरे राजपूत वंश में, जिसमें हम लोगों ने प्रमुख राजवंशों की चर्चा की। और उसी में से जो भी हम लोगों ने बात की कि 4 प्रकार की जातियां हमारे अग्निकुंड से निकलती हैं और कुछ इतिहासकारों के द्वारा बोला गया कि इनको डिवाइड किया गया सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऋषिवंशी और इसी के पश्चात में हमारा अग्निवंश भी आता है। तो उसी अग्निवंश में 4 प्रमुख हमारी जातियां होती हैं राजपूत वंशों की। सूर्य वंशों में जो बात की गई थी 10 जातियां आती हैं, चंद्र वंशों में भी 10 आती हैं
और ऋषि वंश में 12 आती हैं और 4 जातियां अग्निवंश में आती हैं। तो उन्हीं 4 जातियों के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे और यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी रिवीजन मोड में थोड़ा सा हम जब ले ही चुके हैं तो बात करते हैं जो हम लोगों ने बात की थी अग्निकुंड के सिद्धांत की। इस सिद्धांत के तौर पे जो हम लोगों ने चर्चा की थी वो किसकी चर्चा की थी, यानी जो भी हमारे वंश थे राजपूत वंश, उनमें हमारे आते हैं प्रतिहार वंश, या जिसको हम लोग गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं, प्रतिहार वंश के संदर्भ में। एंड इसी के पश्चात में आता है हमारा परमार वंश, परमार वंश के संदर्भ में। एंड इसी के पश्चात में आता है, क्या आता है, यानी आता है चौहान वंश, चौहान वंश के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में जो लास्ट आता है अग्निकुंड में वो आता है हमारा क्या, चालुक्य वंश के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम सोलंकी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो चालुक्य वंश था ये गुजरात के क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। और ये जो गुजरात का क्षेत्र था यहीं पे एक क्षेत्र हमारा प्राचीन काल में उसको हम लोग सोलंकी क्षेत्र बोलते थे। तो वो सोलंकी क्षेत्र के तौर पे भी इस कारणवश इसको एक नाम दिया गया जिसको हम लोग चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। ये 4 प्रकार की जातियां थी अग्निकुंड में। एंड इसी के पश्चात में और जो हमने जिक्र किया था वो इससे पहले की क्लास में हमने जिक्र किया था गढ़वाल वंश का, गढ़वाल वंश की बात की थी, यह भी राजपूत जाति ही थी। एंड इसी के पश्चात में हम लोगों ने और जो बात की थी चंदेल, चौहान, चालुक्य, परमार, सिसोदिया वंश, इसी में आता है सिसोदिया। ये सारी की सारी राजपूत जातियां हैं जो कि हम लोगों ने बोला था कि एक प्रकार से 36 गोत्र हैं। और आगे चल करके इतिहासकारों के द्वारा ऐसा भी बोला गया कि इनमें से केवल और केवल एक हमारा राजपूत वंश ऐसा है जो कि आगे चल के कुछ समय के पश्चात में ये एक अकेला वंश 24 भागों में क्या होता है, टूट जाता है, और वो है हमारा चौहान वंश, जो कि इसका भी बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इतिहासकारों ने मध्यकालीन इतिहास में इसका वर्णन भरपूर तरीके से किया है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में और जो हम लोगों ने बात की थी इसी में 4 ये हो गया, 4 2 6, कुछ जातियां इसमें और थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट आता है इसमें चंदेल वंश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, चंदेल वंश के नाम से जानते हैं। और इससे पहले की क्लास में मुझसे एक गलती ये हुई थी कि यार इससे पहले वाली क्लास आप लोग अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो और अच्छी बात है। इस क्लास को देखने के पश्चात में उसको थोड़ा सा सुधारिएगा कि क्या होता है कि मैंने जो जिक्र किया था इससे पहले वाले की क्लास में अग्निकुंड में मैंने गढ़वाल वंश का जिक्र किया था, लेकिन वो हमारा अग्निकुंड का सिद्धांत के तौर पे नहीं था, वो हमारा अन्य उसमें से आता है, यानी एक प्रकार से बोले तो ये अन्य राजपूत जाति के तौर पे इसकी चर्चा की जाती है। ठीक है, फिलहाल में इसमें से हम लोगों ने जो जिक्र किया था वो प्रतिहार वंश का जिक्र किया, परमार वंश का जिक्र किया एंड गढ़वाल वंश का जिक्र किया। एंड इसी के पश्चात में आज जो हम बात करेंगे वो चौहान वंश की बात करेंगे, चालुक्य वंश की बात करेंगे। और बेसिकली अगर और हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें तो लास्ट जो हम अध्ययन करेंगे वो चंदेल वंश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से शासक हमारे आते हैं, उनका क्षेत्रीय विस्तार क्या होता है और इनके द्वारा कौन से ऐसे कार्य हैं प्रमुख रूप से जो करवाए गए, इतिहासकारों के द्वारा प्रचलित भी है और इतिहासकारों ने इसका वर्णन बाकायदा इस राजपूत वंश नाम के चैप्टर में इनका वर्णन किया भी है। ठीक है, तो देखते हैं इसी में कि सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं चौहान वंश की। किसकी बात करते हैं, चौहान वंश का जिक्र करते हैं। फिलहाल में ये जो चौहान वंश था ये एक प्रकार से अग्निकुंड का सिद्धांत था, ये भी हम लोग जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा चौहान वंश होता है इनका जो क्षेत्रीय विस्तार था
वो भारत के किस क्षेत्र में था? तो ये हम लोग यार पढ़ चुके हैं। इससे पहले की क्लास में मैं बता चुका हूं, जब मैंने गौरी नामक चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, गौरी का आक्रमण होता है तो यानी ये इनके क्षेत्र में भी आक्रमण करता है, इंडिया के क्षेत्र में। तो चौहान वंश क्या होता है कि चौहान वंश ये एक प्रकार से अजमेर और दिल्ली वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। और फिलहाल में अजमेर की जो स्थापना की गई थी, ये अजमेर हमारा राजस्थान वाले क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, जो कि इस पूरे के पूरे चौहान वंश के अंतर्गत में इनकी जो उत्पत्ति होती है, या ये जो अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं, या अपने साम्राज्य का जो भी प्रशासनिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे जो भी सत्ता स्थापित करते हैं चौहान वंश के अंतर्गत में, वो हमारे चौहान वंश अजमेर एवं दिल्ली वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। एंड इसी के पश्चात में इनका जो पहला क्षेत्रीय विस्तार था वो हमारा चौहानों का था अजमेर में ही, लेकिन बाद में चल करके वो दिल्ली में भी अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि जो भी सारा सिस्टम था, हम लोगों ने तोमर वंश का नाम सुना होगा। ये तोमर वंश यह भी एक प्रकार की राजपूत जाति ही है, जो कि इन सब के पश्चात में आती है। और इसमें यह भी बोला गया कि जो दिल्ली की स्थापना की गई वो तोमर वंश के राजपूतों के द्वारा ही दिल्ली की स्थापना हमारे की गई थी। ठीक है, उस समय राजपूतों के समय में ही होती है। और ये भी बोला गया कि जो भी सारा सिस्टम था कि चौहान वंश का जो शासन क्षेत्र होता है ये दिल्ली तक में कैसे पहुंचता है, यानी दिल्ली में इनका विस्तार कैसे होता है। तो इससे पहले यार हम लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे तो यहाँ पे देखते हैं कि जो तोमर वंश का एक शासक था, कौन था? अनंगपाल, जो कि एक प्रमुख शासक के तौर पे देखा जाता था। और ये जो अनंगपाल था यह एक प्रकार से बोले तो पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये चौहान वंश के एक प्रकार सा शासक था पृथ्वीराज चौहान, जो कि इतिहास में काफी प्रचलित है। वो पृथ्वीराज चौहान ही प्रचलित है चौहान वंश में। लेकिन पृथ्वीराज कई नाम से हुए हैं, यानी पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। और इन सब में जो सबसे प्रमुख एवं सबसे प्रसिद्धि प्राप्त शासक था वो था हमारा पृथ्वीराज तृतीय, जिसको इतिहासकारों ने संज्ञा दी पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, तो ये जो पृथ्वीराज चौहान होता है, इसके जो पिता थे वो क्या थे? एक प्रकार से बोले उनकी शादी वगैरह होती है यहीं पे दिल्ली वाले क्षेत्र में, यानी तोमर वंश में ही। तो एक प्रकार से ये मैं बोल सकता हूं कि जो अनंगपाल था ये पृथ्वीराज का कौन था? नाना था। क्या था? नाना था। तो ये एक प्रकार से हम यह भी बोल सकते हैं कि ये जो तोमर वंश के शासक अनंगपाल जी थे ये पृथ्वीराज के नाना थे। और जो अनंगपाल थे इनके पास में अपना कोई स्वयं का पुत्र नहीं था, यानी इनका कोई उत्तराधिकारी ना था जो कि इनके मृत्यु के पश्चात में दिल्ली पे अपनी गद्दी को संभाल सके। ठीक है, तो ये अनंगपाल क्या करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को ही दिल्ली की गद्दी सौंप देते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो क्षेत्रीय विस्तार होता है चौहान वंश का, ये अजमेर वाले क्षेत्र में तो पहले से ही था, और अजमेर के पश्चात में इनका जो क्षेत्रीय विस्तार होता है वो दिल्ली वाले क्षेत्र तक हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। ये इनके नानी का घर वगैरह था, तो ये सारी चीजें होती हैं। इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार अगर मजा आ गया अध्ययन के दृष्टिकोण से और अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित हो गई तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है। जो कि पूरा का पूरा इतिहास थोड़ा सा रोचक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। पढ़ने में केवल और केवल आनंद ही आनंद है, जो कि इस क्लास के माध्यम से पूरी बातें नहीं बताई जा सकती। अगर पढ़ने में रुचि है और इतिहास को जानने में रुचि है तो किताब का अध्ययन करना आवश्यक है। एक क्लास से किसी भी प्रकार का कोई समस्या का हल नहीं निकलने वाला है, केवल और केवल यह एक सहारा है या माध्यम है पढ़ने का और चीजों को समझने का। ठीक है,
तो ये हमारा चौहान वंश होता है। और चौहान वंश में यार हम लोगों ने बात की कि इनका जो भी सारा सिस्टम था, क्षेत्रीय विस्तार, वो कहां से कहां तक का। सर्वप्रथम ये जो चौहान वंश होता है, इनकी स्थापना के संदर्भ में अगर बात करें तो चौहान वंश का एक शासक होता है जिसको हम लोग वासुदेव के नाम से जानते हैं, यानी वासुदेव चौहान। ये हमारे कौन होते हैं? चौहान वंश के संस्थापक होते हैं। पूरे के पूरे चौहान वंश की नींव कौन रखता है? वासुदेव चौहान। और ये हमारे कहां पे नींव रखते हैं? तो एक प्रकार से ये अजमेर वाले क्षेत्र में ही इसकी उत्पत्ति होती है। और मैंने इससे पहले भी बोला कि अजमेर की स्थापना किसने की, जो कि ये अजमेर हमारा कहां पे पड़ता है? आधुनिक राजस्थान वाले क्षेत्र में अजमेर हमारा पड़ता है। ठीक है, तो इस अजमेर की जो स्थापना की चौहान वंश में, वो अजमेर में यानी एक हमारा चौहान वंश का शासक और होता है जिसको हम लोग अजय राज के नाम से जानते हैं। अजय राज चौहान के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या की थी कि अजमेर की स्थापना की थी। दिल्ली की स्थापना किसने की? दिल्ली की स्थापना हमारे करते हैं अनंगपाल, वो भी राजपूत ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा सिस्टम होता है कि अजय राज चौहान के द्वारा अजमेर में मतलब एक प्रकार से अजमेर की स्थापना की गई। और चौहान वंश की जो एक प्रकार से संस्थापक थे, जो कि इस पूरे के पूरे चौहान वंश की नींव रखते हैं, वो हमारे वासुदेव चौहान रखते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या करना है? याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में यार काफी सारी चीजें इतिहास के अंतर्गत होती ही रहती हैं और काफी सारा ग्रंथ टाइप में है, तो सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जितना भी है अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जरूर है। और हमको एक प्रकार से बोले तो आधारभूत समझ विकसित होती है कि जो भी सारा सिस्टम होता है इतिहास के अंतर्गत में, इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में कि कौन कौन से शासक या किस प्रकार की घटना हमारे पृथ्वी लोक पर जब हम नहीं थे, हमारा जन्म नहीं हुआ था, तो इससे पहले क्या क्या घटना घटित हो चुकी थी, ये हमको सारी की सारी जानकारियां जो प्राप्त होती है वो कहां से होती है? वो इतिहास के अध्ययन से ही हमको पता चलता है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे होता है। एंड इसी के पश्चात में अगर हम लोग बात करें तो इसी चौहान वंश में मैं बात करना चाहूंगा कि इस चौहान वंश में एक प्रमुख शासक और होता है। कौन होता है? चौहान वंश में ही एक प्रमुख शासक और होता है जिसको हम लोग विग्रहराज चौहान के नाम से जानते हैं। नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो फिर से बोलेंगे और बेटर है, क्योंकि नाम नहीं सुना होगा इतिहास का अध्ययन करने से पहले, लेकिन फिर भी चौहान वंश में जो सबसे प्रमुख शासक, सबसे प्रसिद्धि प्राप्त शासक था, वो केवल और केवल पृथ्वीराज चौहान ही था। ठीक है, जिस कारणवश पृथ्वीराज चौहान का जिक्र और पृथ्वीराज के बारे में या इनके नाम से हम भली भांति रूबरू भी हैं और परिचित भी हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्रमुख शासक और आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी विग्रहराज के नाम से जानते हैं। और यह जो विग्रहराज होता है इसको भी देखते हैं। एक हमारा क्या होता है? प्रमुख शासक और होता है इसी में, जिसको हम लोग विग्रहराज के नाम से जानते हैं। और इसी विग्रहराज चौहान के नाम से जानते हैं। इसी चौहान वंश में एक हमारे विग्रहराज के दरबार में, या एक प्रकार से बोले तो विग्रहराज एक प्रकार से विग्रहराज के दरबारी कवि बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय जो भी सारा सिस्टम था राजा महाराजाओं का सिस्टम था, तो वही सारा सिस्टम चलता है। और उसकी कंपैरिजन आज के कंपैरिजन से करें तो आज का इतिहास भी क्या होता है? लिखा जा रहा होगा, होगा नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा नहीं लिखा जा रहा है। और जिस तरीके हम अध्ययन कर रहे हैं इन पूरे के पूरे वंशों के संदर्भ में, उसी प्रकार से जस्ट अगर आज का इतिहास लिखा जा रहा होगा तो उसमें बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इतिहासकार या जो भी हमारे पुरातत्वविद के लोग हैं
जो कि एक प्रकार से खुदाई वगैरह करते हैं, पुरानी चीजों को ढूंढ करके सारी चीजों का वर्णन करते हैं इतिहास के अंतर्गत में। और जो इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, तो अगर आज का इतिहास लिखा जा रहा होगा तो उसमें बड़े ही बेहतरीन अंदाज में जिस प्रकार से यहाँ पे शासकों का वर्णन किया गया, उसी प्रकार से आज के इतिहास में इंडिया के अंतर्गत में किन किन मतलब जो भी सारा सिस्टम है संवैधानिक रूप से जो सर्वोच्च पद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और इसी के संदर्भ में बात करें राज्य के स्तर पे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनका जिक्र किया जाएगा। और इनके समय में जो भी सारी घटनाएं घटित हुई और जो भी सारे काम किस प्रधानमंत्री के द्वारा, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत के अंतर्गत में कौन कौन से कार्य करवाए गए, या किस शासन काल के अंतर्गत में किसके द्वारा कौन सा कार्य किया गया, कब किया गया, ये सारा का सारा वर्णन आज के इतिहास में मिलेगा। ठीक है, जिसका अध्ययन आने वाली पीढ़ियां हमारी करेंगी, जो कि ऐसा हो भी सकता है, हो सकता नहीं, ऐसा होगा कि ये आज का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो बेहतरीन अंदाज में लिखा जाएगा और उनमें बड़े ही बेहतरीन तरीके से मोदी जी का जिक्र तो भरपूर किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसी में फिलहाल में वो प्राचीन दौर था, ये आज आधुनिकता का दौर है और वर्तमान का दौर है। पुरानी चीजों से आज हम काफी डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारा प्रमुख चीजें हैं। और चौहान वंश का प्रमुख शासक एक विग्रहराज आता है, इसी के दरबार में एक दरबारी कवि होता है जिसको हम लोग सोमदेव के नाम से जानते हैं। इस सोमदेव के द्वारा एक प्रकार से बोले तो एक नाटक की रचना की गई जिसको हम लोग ललित विग्रहराज के नाम से जानते हैं। इस पूरे के पूरे ललित विग्रहराज की जो नाटक है, जो कि सोमदेव के द्वारा रचित है या रचना की गई, इसमें ललित विग्रह के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त होती हैं। और इसी के पश्चात में अगर हम और बोलना चाहें तो वो काफी सारी चीजें हैं जो कि यार इनके संदर्भ में बताती भी हैं और इतिहासकारों ने उनका सारा वर्णन भी किया है। ये भी यार एक प्रकार का इतिहास ही है। प्राचीन समय में जो भी सारी हमको ग्रंथ मिलते हैं, पुस्तकें मिलती हैं, वो सारी की सारी इतिहास ही है हमारे, चाहे वो भले ही हमारी कुछ मतलब ग्रंथ हो या पौराणिक ग्रंथ हो। रामायण हमारी क्या है, ये भले ही प्राचीन ग्रंथ है हिंदू धर्म का, यह भी एक प्रकार का इतिहास ही है, जो कि सारा सिस्टम है त्रेता या द्वापर, जो भी सारा सिस्टम था जब भी ये लोग आए थे, ये उस युग के संदर्भ में सारी की सारी इतिहास की जानकारियां प्रदान करता है। एंड इसी के पश्चात में जो भी सारी चीजें हैं पुराने समय के ग्रंथ या पुराण, जो भी उपनिषद वगैरह, ये सारे के सारे इतिहास के तौर पे ही देखी जाती है। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड एक महत्वपूर्ण बात और ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो सर्वप्रथम मैंने पहले ही बोला कि चौहान वंश का जो सबसे प्रमुख शासक होता है पृथ्वीराज तृतीय होता है, लेकिन इतिहासकारों ने इनके संदर्भ में एक संज्ञा दी जिसको पृथ्वीराज के नाम से जानते हैं और पृथ्वीराज के नाम से संबोधित भी करते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण शासक था इस पूरे के पूरे चौहान वंश का। तो पृथ्वीराज के संदर्भ में जानकारी कहां से मिलती है, यह भी एक प्रकार से इनके भी दरबार में एक दरबारी कवि था जिसको हम लोग चंद्रबरदाई के नाम से जानते हैं, जो कि काफी फेमस था। ठीक है, और चंद्रबरदाई के द्वारा एक हमारी रचना की गई जिसको हम लोग पृथ्वीराज रासो के नाम से जानते हैं। और इस पूरे के पूरे पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के संदर्भ में बड़े ही बेहतरीन अंदाज में ये हमारे चंद्रबरदाई जी ये इनका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इनसे भी पृथ्वीराज के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त होती हैं। और यार इन्हीं सारी चीजों का अध्ययन करके, इन्हीं सारी पुस्तकों का अध्ययन करके, प्राचीन काल से जो भी सारी हमारे पुस्तकें मिली, ग्रंथ मिले या जो भी हमारे अवशेष वगैरह मिले पुरातत्वविदों को, इन्हीं सारी चीजों को देख करके या ये जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इन्हीं का अध्ययन करके इतिहासकारों ने पूरा का पूरा इतिहास इसी बेस पे लिखा है। ठीक है, क्योंकि उस समय
आज के दौर का कोई व्यक्ति तो था नहीं कि किसी ने पार्टिकुलर रूप से या प्रॉपरली तरीके से अपनी आंखों से देखा हो कि कौन थे हमारे चौहान, कौन थे हमारे अकबर, कौन थे हमारे विक्रमादित्य, कौन थे हमारे हर्षवर्धन। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। तो जो भी हमारे पुरातत्वविद लोग हैं, खुदाई के दौरान जो साक्ष्य प्राप्त हुआ या उनके समय के जो भी ग्रंथ प्राप्त हुए या जो भी सारे हमारे पुस्तकें अवशेष प्राप्त हुई, उन्हीं सारी चीजों का अध्ययन करके उसी बेस पे इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इतिहास में। और इतिहास में तभी उन सारी चीजों का वर्णन किया जाता है जब हमारा कोई भी घटना एकदम फुल प्रूफ हो जाती है कि ये प्राचीन समय में ये घटना हमारी अवश्य घटित हुई होगी, तभी उसका वर्णन इतिहासकार इतिहास के अंतर्गत करते हैं। अन्यथा वो एक कहानी के तौर पे ही प्रचलित होती है। तो इसको भी हमने यार समझ करके रखना है। और इतिहास, मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। केवल और केवल हमको अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न जाएगा नहीं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। ठीक है, चौहान वंश में ये हमको सारी चीजें याद रखनी है। और हम लोग यार चौहान वंश के संदर्भ में ये भी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की हमारे एक प्रकार से बोले युद्ध होता है, संघर्ष वगैरह होता है। किसके संदर्भ में? मोहम्मद गौरी से। और इससे पहले हम लोग ये भी जान चुके हैं कि जो भी हमारी राजपूत जातियां थी जो कि भारतीय क्षेत्र में शासन कर रही थी, इनमें तनिक भी एकता देखने के लिए नहीं मिलती, एकता का अभाव था, जिस कारणवश हमारे आक्रमणकारी आते हैं और इन्हीं सारे अवसरों का लाभ उठा करके भारतीय क्षेत्रों में क्या करते हैं? भारतीय राजाओं से संघर्ष करते हैं। तो चौहानों से चौहान वंश पर जब अटैक किया गया गौरी के संदर्भ में, और जो भी सारा सिस्टम था, ये हमारा क्या होता है कि जब गौरी का आक्रमण होता है, ये भी हमारा तुर्क आक्रमणकारी ही होता है, तुर्क इस्लामिक आक्रमणकारी होता है। ठीक है, तो ये जब आक्रमण करता है चौहानों के ऊपर, तो चौहान वंश की सहायता के लिए किसी भी प्रकार का कोई वंश या कोई भी राजपूत इनकी सहायता के लिए नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि एकता नहीं थी। और हम लोग पहले ही जानते हैं कि एक गढ़वाल वंश भी चल रहा था इसी समय भारतीय क्षेत्र में, जिसके शासक हमारे प्रमुख तौर पे अगर हम बोले तो राजा जयचंद थे। और हम लोगों ने यार छोटी क्लासों में अध्ययन भी किया और कहानियों के तौर पे हम लोगों ने यार सुना भी होगा, या 11th और 12th में भी हम लोग अध्ययन करते हैं इतिहास में कि जो भी सारा सिस्टम है पृथ्वीराज चौहान का एक प्रकार से बोले तो जो जयचंद थी इनकी पुत्री संयोगिता थी। क्या होता है कि इनका ये अपहरण वगैरह करके विवाह वगैरह करते हैं, तो इस कारणवश जयचंद के साथ में भी इनकी शत्रुता हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानियां काफी सारी इंटरेस्टिंग है और प्रचलित भी है। तो इस संदर्भ में गढ़वाल वंश तो शत्रु था ही, और पहले से जो भी चालुक्य वगैरह थे ये यार अपने क्षेत्रीय विस्तार को लेकर के शत्रुता बढ़ा रहे थे। तो एक प्रकार से बोलना चाहे तो किसी भी राजपूत के संदर्भ में एकता देखने के लिए नहीं मिलती है। इसी कारणवश गौरी जैसे शासक, गजनवी जैसे शासक भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और अपनी सत्ता को क्या करते हैं, या इस्लामिक सत्ता को स्थापित करते हैं। और जब ये चौहान वंश पर गौरी आक्रमण करता है तो ये 2 बार आक्रमण करता है चौहान वंश पर, जो कि इस समय हमारे प्रमुख शासक होते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जिनको संज्ञा दी गई है इतिहासकारों के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के नाम से। हम लोगों ने सुना होगा, बहुत ही प्रचलित संघर्ष होता है इतिहास में और बहुत ही प्रसिद्ध या प्रसिद्धि प्राप्त संघर्ष था, जिसको हम लोग तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसका भी जिक्र किया गया है, यानी तराइन का प्रथम युद्ध बोल देते हैं, क्योंकि 2 युद्ध हुए। तराई वाले क्षेत्र में ही इनका शासन था, अजमेर वाले क्षेत्र में, तो इसी कारणवश इसको तराइन के युद्ध के नाम से जाना गया। तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में होता है। किसके मध्य में होता है? तो पृथ्वीराज चौहान के मध्य में, पृथ्वीराज चौहान के मध्य में एवं
मोहम्मद गौरी के मध्य में होता है, जिसमें पूर्ण रूप से पहले तराइन के युद्ध में गौरी की पराजय होती है, गौरी हार जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि ये पूरी एक प्रकार से ये जानता नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान है कौन, और पृथ्वीराज अपने में या इस पूरे के पूरे चौहान वंश में सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्धि प्राप्त शासक था पृथ्वीराज चौहान, जो कि ये गौरी जब आक्रमण करता है तो पृथ्वीराज चौहान इनको पराजित करते हैं, इनकी सेना जो होती है वो गौरी को पराजित करती है। लेकिन इसके पश्चात में इसकी मृत्यु नहीं होती है, पृथ्वीराज चौहान इनको छोड़ देते हैं, यानी मृत्यु दंड नहीं देते हैं, जिससे गौरी पुनः अपने क्षेत्र में लौट जाता है संसवानी वंश की तरफ में, जो कि अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ही, गौड़ वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। और उसके पश्चात में अपने क्षेत्र में जाकर के या पुनः एक प्रकार से रणनीति बनाता है अगले युद्ध की, कि अब की बार मैं जाऊंगा चौहान वंश पे, अगर एक प्रकार से भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करूंगा तो किस प्रकार से मतलब आक्रमण करूंगा कि मेरी सत्ता वहां पे स्थापित हो जाए या मेरा साम्राज्य उस क्षेत्र में स्थापित हो जाए। तो अपनी पूरी रणनीति एक साल तक बनाता है और अपनी सेना को मजबूत करता है पूरी तरीके से, और काफी सारी चीजें करता है, जिसके संदर्भ में एक साल के पश्चात क्या होता है कि गौरी पुनः आक्रमण करता है इस पूरे के पूरे चौहान वंश यानी पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में ही। और पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, ये एकदम एक प्रकार से बोले तो ये तनिक भी इनके अंदर भय नहीं था। भय इस कारणवश नहीं था क्योंकि इन्होंने प्रथम तराइन के युद्ध में गौरी को हरा दिया था, तो ये सोचते थे कि गौरी हमारा मतलब हमारे सामने एक प्रकार से टिक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रथम युद्ध में जब हम लोगों ने हराया तो अब वो आक्रमण करने की सोचेगा भी नहीं। ठीक है, तो इधर इनकी राय ये थी और उधर गौरी प्लानिंग में जुटा था। तो वो क्या करता है, पूरी रणनीति के साथ में 1192 में क्या करता है, 1192 ईस्वी में पुनः क्या करता है कि इसी मतलब पृथ्वीराज चौहान से इसकी क्या होती है, संघर्ष होता है। पृथ्वीराज चौहान से इसका पुनः सामना होता है मोहम्मद गौरी का, और इस युद्ध को हम नाम देते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है, कब होता है, 1192 ईस्वी में, और ये पूरी रणनीति के साथ में आया था और पूरी प्लानिंग के साथ में आया था। तो इस बार मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान को क्या किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, और ये भी इसको अभी मृत्यु दंड नहीं देता, ये भी अजमेर में ही अपनी सत्ता जब स्थापित करता है गौरी, तो यार क्या होता है कि इसको अजमेर में ही बंदी बना लिया जाता है और बंदी गृह में डाल दिया जाता है। और अनेक इतिहासकारों के द्वारा या विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा अपनी अपनी स्वयं की विभिन्न अलग अलग राय देखने के लिए मिलती है। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि पृथ्वीराज की जो मृत्यु होती है वो बंदी गृह में ही मतलब मोहम्मद गौरी करवा देता है। क्यों? क्योंकि ये बंदी गृह में रहकर भी रणनीति बनाने लगता है कि मैं गौरी को कैसे पराजित करूं या कैसे मारूं। तो इन सारी चीजों से रूबरू हो जाता है गौरी, जिससे कि उसको बंदी गृह में ही मरवा देता है। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कहानी के तौर पे, और कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ऐसा नहीं है, इसको यानी पृथ्वीराज के पास में एक प्रकार से बोले तो एक शक्ति थी। कौन सी शक्ति? कि वो शब्दवेदी बाण चलाता था। शब्दवेदी बाण, इसका तात्पर्य यह है कि जिधर भी आवाज सुनता था मतलब आंख बंद करके भी ऐसा निशाना लगाता था कि एग्जैक्ट लोकेशन पे लगता था। ठीक है, तो क्या होता है कि इसकी आंखें वगैरह फुड़वा देता है मोहम्मद गौरी, और एक प्रकार से पृथ्वीराज की जब आंखें वगैरह फुड़वा देता है, लेकिन फिर भी इनके पास में एक प्रकार से शक्ति बोल दे या एक प्रकार से योग्यता बोल दे कि शब्दवेदी बाण चलाना आता था, जिससे कि इनका एक प्रमुख तौर पे हमने बोला राजकवि था चंद्रबरदाई, जो कि काफी सारी कहानियों में उनका वर्णन भी है। वो यार अपनी एक कविता के माध्यम से हिंट देते हैं कि गौरी कहाँ पे बैठा हुआ है
तो एक प्रकार से वो इसी प्रकार से बाण वगैरह छोड़ते हैं और युद्ध में या एक प्रकार से गौरी को सीधा टारगेट करते हैं। और गौरी इन सारी चीजों से रूबरू नहीं होता कि पृथ्वीराज के पास में शब्द वेदी बाण की योग्यता है। ठीक है, तो कुछ कहानियों में ये भी प्रचलित है, कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये भी प्रचलित है कि गौरी की मृत्यु इस कारणवश होती है या इस प्रकार से होती है। तो काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। और ये 1192 का तराइन का युद्ध, इसको भी हमने याद रखना है, जो कि काफी प्रचलित युद्ध था हमारा। इसी के पश्चात में काफी सारी चीजें होती हैं और ये पृथ्वीराज चौहान ही हमारा यहाँ का अंतिम शासक होता है, जिससे कि पूरा का पूरा चौहान वंश यहीं से समाप्त हो जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान या चौहान वंश से रिलेटेड ये 2-3 मतलब शासकों को याद रखेंगे। और जो सर्वप्रथम सबसे प्रमुख सिस्टम था, ये तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं चालुक्य वंश की। किसकी बात करते हैं, चालुक्य वंश की बात करते हैं कि ये जो चालुक्य वंश था ये किस क्षेत्र में था और एक प्रकार से जो भी सारा सिस्टम था उसको देखते हैं। चालुक्य वंश ये हमारा गुजरात और दक्षिणी एक प्रकार से राजस्थान वाले क्षेत्र में इसका क्षेत्रीय विस्तार होता है। ये हम लोग बोल दें कि ये सारी की सारी घटनाएं प्राचीन समय हर्षवर्धन के पश्चात में घटित होती है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। मैंने पहले ही बोला, अगर इतिहास का अध्ययन करना तो इधर उधर करके मत करना कि पहले आधुनिक इतिहास पढ़ लिया, फिर मध्यकालीन पढ़ लिया, फिर प्राचीन पढ़ लिया। अगर इतिहास का अध्ययन करना तो इतिहास का अध्ययन हम लोग पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन पढ़ेंगे, उसके पश्चात में हम लोग आधुनिक पढ़ेंगे। तो जिससे कि पूरी की पूरी हमारी एक कहानी बनती है पुराने समय से लेकर के आज वर्तमान तक की स्थिति में भारत देश के अंतर्गत में किस प्रकार की कौन सी घटना घटित होती है, ये हमारी एक कहानी तैयार होती है। ठीक है, जिससे कि यार पूरा का पूरा इतिहास जान करके भारत का बड़ा आनंद आता है। एक बार पूरे के पूरे इतिहास का अध्ययन अवश्य कीजिएगा। ठीक है, इसमें चालुक्य वंश जो आता है, इस चालुक्य वंश में हम लोग बात करते हैं इसका जो शासन क्षेत्र था, ये शासन क्षेत्र हमारा कहां पे था, गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात एवं दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में ये हमारा क्या होता है कि चालुक्य वंश स्थापित होता है। और एक प्रकार से बोले तो ये प्रतिहार वंश के समाप्ति की पश्चात में ये चालुक्य वंश इसी क्षेत्र में विस्तरित होता है। और इस समय अगर एक प्रकार से बोले चालुक्य वंश गुजरात वगैरह में देखने के लिए मिल जाता है, थोड़ा बहुत एरिया हमारा ये दक्षिणी राजस्थान का दिखता है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। इसके जो संस्थापक थे वो मूलराज प्रथम थे, इसको भी याद रखना। चालुक्य वंश की नींव किसने रखी, वो मूलराज प्रथम के नाम से जानते हैं, इसको हमने याद रखना है। मूलराज प्रथम के नाम से जानते हैं। प्रथम इस कारणवश दे दिया गया, इसका मतलब मूलराज नाम से इस वंश में अन्य कोई शासक भी रहा होगा। ठीक है, तो मूलराज प्रथम के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार से बोले तो चालुक्य वंश का हमारे क्या था, संस्थापक था। एंड इसी के पश्चात में अगर और बात करें तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण 2-3 शासक इसके अंतर्गत में होते हैं, जो कि इस पूरे के पूरे चालुक्य वंश में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और एक बेहतरीन अंदाज में प्रशासनिक सत्ता को भी स्थापित करते हैं और अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। क्या होता है कि इसमें मूलराज प्रथम संस्थापक थे एंड इसी के पश्चात में इनका या इस संदर्भ में चालुक्य वंश में एक हमारा प्रमुख शासक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भीमसेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भीमसेन बोलते हैं या भीम प्रथम के नाम से जानते हैं, भीम प्रथम के नाम से जानते हैं। ये इस वंश का सबसे प्रमुख शासक होता है और इसी के समय में यार एक प्रकार से बोले तो गजनवी का आक्रमण होता है, यानी चालुक्य वंश का शासन चल रहा था,
इंडिया के अंदरूनी क्षेत्र में, तभी हमारा गजनवी आक्रमण करता है। कहां पे? ये इंडिया को जीतने के लिए, ठीक है। और जब ये आक्रमण करता है गुजरात वाले क्षेत्र में, तो ये इधर से ही आता है। और ये भी याद रखिएगा कि कोई भी, ये आज वर्तमान की स्थिति की भी मैं बात करूंगा कि अगर आज वर्तमान में भी कोई देश अगर भारत जैसे देश पर आक्रमण करेगा, तो केवल और केवल उसका एक ही क्षेत्र होगा। कौन सा? वो पश्चिमी वाला क्षेत्र से ही हमारा युद्ध की स्थिति ज्यादा तौर पे बन सकती है। लेकिन आजकल तो हाईटेक जमाना, इंडिया काफी डेवलप हो चुका, जिससे कि हमारी मिसाइलें वगैरह तो चारों तरफ से हमारी युद्ध की स्थिति बन सकती है इंडिया के अंतर्गत में। लेकिन प्राचीन समय में, जिस समय के इतिहास का अध्ययन हम कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, इस समय अगर कोई भी बाहरी क्षेत्र का शासक अगर भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करता है, तो उसका केवल और केवल एक ही क्षेत्र होता है। कौन सा? वो क्षेत्र होता है भारत का पश्चिमी वाला क्षेत्र, यानी ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान, ये इस वाले क्षेत्र से लोग ज्यादा आक्रमण करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही एक खुला स्थान था भारत में प्रवेश करने का। और अगर हम लोग ऊपर की बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, उत्तर प्रदेश साइड की, और इधर सिक्किम की बात करें, भूटान की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो इधर हमारा पर्वतीय क्षेत्र पड़ जाता है, जिससे कि पर्वत, बड़े बड़े पर्वत वगैरह हैं, पहाड़ वगैरह हैं, तो इधर से तो कोई आक्रमणकारी आ नहीं सकता। और प्राचीन समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति पहाड़ों को लांग करके आए भारत पर आक्रमण करे, ठीक है। तो इधर से आक्रमण हो नहीं सकता था। नीचे की अगर बात करें, तो नीचे हमारा हमारा जलीय क्षेत्र पड़ जाता था। ये नीचे श्रीलंका साइड में तीनों तरफ से हमारा क्या पड़ता है? समुद्री क्षेत्र पड़ता है। तो इधर से भी युद्ध की स्थिति नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि यार उतना, मैंने पहले ही बोला, प्राचीन समय में उतनी हाई टेक्नोलॉजी थी नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे जल वाले क्षेत्र की तरफ से भी क्या किया जा सके? आक्रमण किया जा सके। तो उस समय केवल और केवल कोई शासक अगर आक्रमण करता था भारतीय क्षेत्र में, तो वो पश्चिमी वाले क्षेत्र से ही आक्रमण करता था, क्योंकि ये खुला वाला क्षेत्र था, खुला क्षेत्र था, जिस कारणवश आराम से आक्रमण हो जाता था। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में बात करें कि अगर भारत पे कोई भी देश आक्रमण करेगा, तो वो चौतरफा कहीं से भी कर सकता है, क्योंकि आजकल हाईटेक टेक्नोलॉजी, नई नई मिसाइलें, तोप वगैरह, और जो भी हमारे फाइटर जेट वगैरह है, तो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से आज आक्रमण या युद्ध वगैरह हो सकता है। पहले का दौर दूसरा था, आज का दौर दूसरा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, थोड़ा सा समझने में भी सहजता महसूस होती है। तो ये चालुक्य वंश का जो भी शासक था, ये हमारा भीमसेन की तरफ से जो आक्रमणकारी आता है अरबों की तरफ से, ये हमारा आता है, यानी गुजरात वाले क्षेत्र से आक्रमण करता है। उस समय चालुक्य वंश का शासन था, जो कि भीमसेन या भीम प्रथम शासन कर रहे थे, या एक प्रकार से गुजरात वाले क्षेत्र में चालुक्य वंश का शासन था, जो कि एक बेहतरीन अंदाज में गजनवी आक्रमण करता है। और गजनवी का हम लोग पढ़ चुके हैं, गजनवी कुल मिलाकर के भारतीय क्षेत्र पर 17 बार आक्रमण करता है। इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें से ये जो भीम प्रथम जिस समय थे अपनी सत्ता को स्थापित कर रहे थे, उस समय मोहम्मद गौरी का 16वां आक्रमण था। ये भी याद रखिएगा। कौन सा आक्रमण था? भारतीय क्षेत्र में जिस समय गजनवी ने आक्रमण किया, उस समय 16वां आक्रमण था गजनवी का। और भारतीय क्षेत्र में राजा कौन था? तो वो था भीमसेन या भीम प्रथम। और ये जो 16वां आक्रमण होता है, ये मोहम्मद गौरी के संपूर्ण जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण होता है, जिसको हम लोग जानते हैं कि ये मतलब एक प्रकार से सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, जो कि ये भीम प्रथम गुजरात वाले क्षेत्र में ही, और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? ये भी हमारा गुजरात वाले क्षेत्र में ही था। और इस सोमनाथ मंदिर पर काफी संपत्ति थी,
सोमनाथ मंदिर में उस समय काफी हीरे जवाहरात या जो भी सारा सिस्टम था, काफी सारा धन था। तो इसको यार कहीं से खबर लग गई थी कि भारतीय क्षेत्र में एक मंदिर है जहां पे खूब सारी संपत्ति है। इतनी संपत्ति है कि आपने जितने युद्ध किए होंगे अपने पूरे के पूरे संपूर्ण काल में, वो यार उस मतलब वहां से इतना प्राप्त हो जाएगा जहां से आपको कहीं से भी नहीं प्राप्त हुआ होगा। तो जिससे पूरी प्लानिंग के साथ में 16वां आक्रमण करता है और ये आक्रमण 1125 में होता है, सॉरी 1025 ईस्वी में होता है ये आक्रमण, ठीक है। और ये सारा सिस्टम होता है, काफी सारी संपत्ति लेकर के जाता भी है और भीमसेन को फिलहाल में परास्त भी करता है युद्ध वगैरह करके। भीमसेन को हरा करके काफी सारी चीजें और लूटपाट करके अपने गजनी वाले क्षेत्र में चला जाता है। इसको भी हमने क्या करना, याद रखना है। इसी के पश्चात में अगर मैं और बात करूं तो इसी भीम प्रथम के पश्चात में इसमें एक और शासक आता है भीम द्वितीय। लेकिन इसके पहले मैं भीम द्वितीय की चर्चा करने से पहले मैं एक शासक का जिक्र और करूंगा जिसको सिद्धराज के नाम से जानते हैं। ऐसा करके एक शासक आता है, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन फिर भी सिद्धराज याद रखिएगा कि सिद्धराज करके एक हमारा शासक आता है जो कि एक प्रकार से अगर हम बोले तो ये सिद्धराज भी इसी चालुक्य वंश का शासक होता है। और ये क्या होता है कि इसके दरबार में हमारे मतलब ये भी इसके दरबार में एक हमारे आचार्य रहते थे जो कि काफी प्रचलित थे और वो जैन धर्म को मानते थे, यानी जैन धर्म के आचार्य थे जिनको हम लोग हेमचंद के नाम से जानते हैं। तो वो इन्हीं के दरबार में रहते थे जो कि काफी प्रचलित थे, हेमचंद के नाम से जानते हैं। और ये सिद्धराज जो है ये वही शासक हैं जो कि यार हम लोगों ने नाम सुना होगा माउंट आबू के पर्वत का। किसका? माउंट आबू पर्वत, जो कि एक प्रकार से मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण हमारा कहाँ पे होता है? ये सारे के सारे हमारे एक प्रकार से बोले चालुक्यों के समय में ही होता है। और सिद्ध जो है हमारे, ये जो सिद्धराज जो थे हमारे, ये इसी पर्वत पर अपने एक प्रकार से इनके जो पूर्वज थे, सात पूर्वजों की मूर्ति का निर्माण इसी पर्वत पर करवाते हैं और उनकी बाकायदा पूजा अर्चना भी करवाते हैं। जो कि आज अगर वर्तमान की स्थिति में भी अगर हम वहां पे जाते हैं तो क्या होता है कि आज वर्तमान की स्थिति में भी उन सात मूर्तियों की पूजा आज भी होती है जो कि इनके पूर्वजों की है, ठीक है, सिद्धराज की। और ये मूर्तियों का प्रचलन जो है या मूर्तियों की पूजा और अर्चना का जो प्रचलन है ये कहां से होता है? ये होता है प्राचीन समय से, दक्षिण भारत से हमारा स्टार्ट होता है। जो कि यार पहले हमारा पूजा वगैरह नहीं होती थी, पहले मंदिर वगैरह नहीं होते थे, लोग मंदिर वगैरह का निर्माण नहीं करवाते थे, मूर्तियां वगैरह नहीं बनवाते थे। लेकिन अगर हम लोग प्राचीन काल का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि दक्षिण भारत में कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने सर्वप्रथम मंदिरों का निर्माण करवाया और वहीं से मंदिरों का निर्माण शुरू होता है और वहीं से हिंदू धर्म की जो देवी और देवताओं की मूर्तियां होती हैं उनको स्थापित करवाया जाता है मंदिरों में। और इसी के पश्चात में वहीं से उनकी पूजा और अर्चना भी क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। तो सिद्धराज के जो सात पूर्वज थे उनकी मूर्तियों का निर्माण होता है कहां पे? ये माउंट आबू पर्वत पे। और इसको भी याद रखना, ठीक है। इसके पहले मैंने क्या बोला था कि भीम प्रथम भी थे। भीम प्रथम के द्वारा एक प्रकार से जो अभी मैंने जिक्र किया कि माउंट आबू के पर्वत पे क्या होता है कि ये भीम प्रथम के समय में ही माउंट आबू पर्वत पे हमारा एक मतलब एक प्रकार से बोले मंदिर का निर्माण करवाया जाता है जो कि जैन मंदिर होता है, ठीक है। माउंट आबू के पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण होता है, इसको भी याद रखिएगा। किसने करवाया? भीम प्रथम या भीमसेन ने। कहां पे करवाया? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण, जो कि आज भी अगर हम वहां पे जाते हैं तो ये मंदिर आज भी हमको देखने के लिए मिल जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कहां पे है? माउंट आबू के पर्वत पे। माउंट आबू के पर्वत पर स्थित है हमारा ये मंदिर,
किसके द्वारा बनवाया गया? चालुक्य शासकों के द्वारा। किस शासक के द्वारा? भीम प्रथम के द्वारा। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। इसके पश्चात में, यानी मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम लोग भीम द्वितीय की। भीम प्रथम का ये सारा मैटर था, लेकिन जब भीम द्वितीय इसी चालुक्य वंश में आता है तो भीम द्वितीय के समय में गौरी का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? गौरी का। और ये जो गौरी हमारा होता है ये इससे पहले भी आक्रमण कर चुका होता है। ठीक है, यानी गजनवी आता है तो भीम प्रथम को परास्त करता है, लेकिन इन्हीं सारी चीजों से प्रोत्साहित होकर के गौरी ये सोच करके आता है कि इससे पहले जब गजनवी आया था तो भीम प्रथम को उसने पराजित किया था, मैं भी इसी प्लानिंग के साथ में जाऊंगा और भीम द्वितीय को क्या करूंगा? पराजित करूंगा। लेकिन भीम द्वितीय डबल पावर, क्योंकि नाम से ही पता चल गया भीम द्वितीय, इनके पास में क्या? पावर डबल, शक्ति डबल, यानी काफी पावरफुल शासक था। तो क्या होता है कि भीम द्वितीय के साथ में जैसे ही संघर्ष होता है गौरी क्या होता है? परास्त हो जाता है। यानी भीम द्वितीय सबसे प्रमुख शासक, जो कि हमारा 1178 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा, 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान क्षेत्र में करता है गौरी, जो कि भारतीय क्षेत्र का पहला आक्रमण होता है। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में करता है, जो कि चालुक्य शासकों से करता है। और भीम द्वितीय उस समय हमारे शासक होते हैं। भीम द्वितीय हमारे क्या होते हैं? शासक होते हैं। और इनकी माता श्री भी इनके प्रशासनिक कार्यों में योगदान देती है, जिनको हम नाइक देवी के नाम से जानते हैं, जो कि एक विधवा महिला थी। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर के मोहम्मद गौरी को क्या किया? परास्त किया। और मोहम्मद गौरी परास्त होकर के पुनः क्या होता है? अपने गौड़ वाले क्षेत्र में चला जाता है। तो ये हमने बात की प्रमुख रूप से चालुक्य वंश के संदर्भ में कि कौन कौन से शासक आते हैं, किनके संदर्भ में क्या बातें इतिहासकारों ने बोली है। ठीक है, प्रमुख रूप से हमको इन्हीं सारी चीजों को